हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि ईएसआईसी, अपकमिंग ऑफिस नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम ईएसआईसी, जिसका एग्जाम 7 जुलाई को है। इसके अलावा अपन बात करें नोट सेट, नोट सेट 6 की बात करें तो यहाँ पे प्री एग्जाम है, वो आपको 14 अप्रैल को रहने वाला है। मेंस की बात करें तो यहाँ पे 5 मई को आपका जो मेंस एग्जाम नोट सेट का रहने वाला है। इसके अलावा नोट सेट 7 भी आपका सितंबर के अंदर आने वाला है। तो इन सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए अपन एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए हैं। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए 60 ईयर A 60-year-old patient with cystic fibrosis is admitted with increased shortness of breath and possible pneumonia. Which nursing intervention is most important to include in the patient's care? एक 16 साल का पेशेंट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो पेशेंट है आपके पास एडमिटेड है, उसको कंप्लेन क्या है? कंप्लेन ऑफ क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एसओबी। इंक्रीज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को एसओबी भी लिखा जाता है। एंड पॉसिबल निमोनिया, ये पेशेंट की कंडीशन है। और जो एक्शन दिए गए कि इनके अंदर जो 4 ऑप्शन दिए गए, इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन पेशेंट के केयर के अंदर कौन सा होने वाला है? तो वन बाय वन अपन ऑप्शन की बात करते हैं, वन बाय वन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करें अपन, तो डी ऑप्शन यहाँ पे है, प्लान एक्टिविटीज टू अलाउ एट लीस्ट 8 आवर ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप। कि पेशेंट को ऐसा अपन को प्लान एक्टिविटीज करनी है कि जो पेशेंट है उसको 8 घंटे की मिनिमम नींद है, वो इंटरप्टेड बिना किसी रुकावट के पेशेंट को नींद का प्लान करेंगे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने, और सिस्टिक फाइब्रोसिस का नींद से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें कि प्लेस द पेशेंट इन ए प्राइवेट रूम टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ फर्दर इन्फेक्शन, तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला है। कि प्राइवेट रूम में रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, अलाउ द पेशेंट टू डिसाइड वेदर सी नीड्स एरोसोलाइज्ड मेडिकेशन, की पेशेंट को अलाउ करेंगे कि वो जो एरोसोलाइज्ड मेडिकेशन होते हैं, जैसे कि ये जो पफ होते हैं, एमडीआई मीटल डोज इन्हें होते हैं, इनहेलर होते हैं, उनको जो नेबुलाइजेशन की जो ड्रग्स होते हैं वो एरोसोलाइज्ड मेडिकेशन होती हैं, तो वो पेशेंट को देंगे। तो यहाँ पे ये भी कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा। ऑप्शन यहाँ पे ए यहाँ पे है, परफॉर्म पोस्चुरल ड्रेनेज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी एवरी 4 आवर्स। यहाँ पे राइट आंसर ये होने वाला है। अब राइट आंसर ए क्यों हुआ, इसकी अगर अपन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अपन देखते हैं कि ये जो कंडीशन थी कि जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो क्या होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर होता क्या है एक्चुअली। सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर अपन बात करें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून ऑटो इम्यून इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो CFTR एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन वो अपसेंट होती है, अपसेंट। तो CFTR प्रोटीन क्या करती है, जो बॉडी के जो सिक्रेशन होते हैं, सिक्रेशन को ये थिन करती है। थिन मतलब इसके वाटर का अब्जॉर्प्शन अंदर बढ़ाती है। अब होता क्या है इसके अंदर कि जब ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है किसी पेशेंट को, सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, अगर CFTR की डिक्रीज अपसेंट CFTR प्रोटीन कम हो जाती है, तो क्या होता है कि जो सिक्रेशन है, बॉडी सिक्रेशन आर थिक हो जाता, थिक मतलब गाढ़ा, थिक गाढ़ा हो जाता है। इस वजह से क्या है कि चेस्ट कंजेशन हो जाए, चेस्ट कंजेशन
कंजेशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथ, डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन ब्रीथ। तो इस वजह से क्या करेंगे कि जो सिक्रेशंस है उनको क्या करेंगे, सिक्रेशन के लिए पोस्टुरल ड्रेनेज फॉर एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी सिक्रेशन। इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए पेशेंट को फिजियोथेरेपी अल्टरनेटिव जरूरत पड़ेगी। फिजियोथेरेपी नीड। तो फिजियोथेरेपी यहाँ पे 4 आवरली ऑप्शन दिया गया है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर ये जानने वाला है कि इसके अंदर जो फिजियोथेरेपी की नीड होगी तो उससे क्या है, पोस्टुरल ड्रेनेज से जो बॉडी के सिक्रेशन है फ्लूइड देंगे पेशेंट को काफी, जिससे कि जो सिक्रेशन जो थिन है वो थिक हो, जो सिक्रेशन जो थिक है, थिक मतलब गाढ़ा, थिन मतलब पतला होता है, तो थिन हो जाएंगे सिक्रेशन। तो उस वजह से पेशेंट को फिर कंफर्ट, वो डिस्कम्फर्ट है जो चेस्ट कंजेशन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें, ए पेशेंट विथ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको बोला ARDS, इज रिसीविंग ऑक्सीजन बाय ए नॉन rebreather मास्क, but arterial blood gas measurement still show poor oxygenation. As the nurse responsible for this patient care, you would anticipate a physician order for what action? कि एक पेशेंट है वो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से सफर कर रहा है। पेशेंट वो ARDS कंडीशन के अंदर सफर कर रहा है, ARDS के अंदर सफर कर रहा है। पेशेंट है वो नॉन rebreather मास्क से, यहाँ पे NRM भी बोला जाता है, नॉन rebreather मास्क से ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन उसका एबीजी के अंदर अगर देखा जाए, एबीजी एनालिसिस के अंदर, तो एबीजी एनालिसिस के अंदर क्या होगा, आर्टरियल जो ब्लड है उसके अंदर भी पूर ऑक्सीजनेशन वहां पे दिखाया जा रहा है। तो एक नर्स जो केयर कर रही है, तो वो कौन सी एंटिसिपेट करेगी कि फिजिशियन ये ऑर्डर यहाँ पे देने वाला है। जो नॉन rebreather मास्क है ये 100% ऑक्सीजन, नियरली 100% ऑक्सीजन O2 सेचुरेशन देने की देता है, लेकिन किसी वजह से पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन पूरा नहीं जा पाता है, तो पेशेंट जो नर्स है वो क्या एंटिसिपेट करेगी, फिजिशियन कौन सा ऑर्डर देगा। तो कॉल ए कोड फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट, तो यहाँ पे कि एक रेस्पिरेटरी अरेस्ट का कोड देंगे, तो यहाँ पे ये राइट आंसर यहाँ पे नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी की अपन बात करें, एडमिनिस्टर फुर्सेमाइड लेसिक्स 100 mg IV पुश स्टेट, तो यहाँ पे जो लेसिक्स है फुर्सेमाइड, ये क्या है कि लूप डाययूरेटिक है, ये किसके अंदर यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है हाइपरवोलेमिया के अंदर, या फिर हाइपरटेंशन, जिससे क्या होता है, ये क्या कराता है, ये सोडियम को एक्सक्रीट आउट कराता है, प्लस में पोटेशियम को भी एक्सक्रीट आउट कराता है। तो इससे इसका कॉम्प्लिकेशन अगर पूछा जाए तो यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकेलेमिया यहाँ पे साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन के अंदर हो सकते हैं। तो फुर्सेमाइड की देने की अगर बात करें फुर्सेमाइड की, तो फुर्सेमाइड अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग देना चाहिए, जिससे रात को पेशेंट को बार बार यूरिनेशन ना हो और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फुर्सेमाइड हो गए लूप डाययूरेटिक, जो कि लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है। फंक्शन लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन की एक पार्ट होता है जिसको लूप ऑफ हेनले बोले, तो वहां पे ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट अपन ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन, immediately begin continuous positive air pressure CPAP via the patient's nose and mouth, कि अपन इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे, सो CPAP वो स्टार्ट कर देंगे पेशेंट के नोज और माउथ से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ये आंसर यहाँ पे रॉन्ग जाने वाला है। ऑप्शन ए की बात करें, परफॉर्म एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड इनिशिएट मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला ए। ये राइट आंसर क्यों जाने वाला है, अगर अपन मान लो किसी पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, कोई पेशेंट कार्डिक अरेस्ट के अंदर है, ARDS या कार्डिक अरेस्ट के अंदर है, तो नॉन ब्रीथ कर रहा है पेशेंट,
मतलब पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है या फिर डिक्रीज SpO2, तो उसका क्या करना था कि जो एंडोट्रेकियल ट्यूबेशन करना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, जिसको बोलते हैं इंट्यूबेट करना। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो इंट्यूबेशन है वो 8 से 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। अगर अपन बात करें एंडो ईटी ट्यूब से जब सक्शन करते हैं, सक्शन टाइम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 10 से 15 सेकंड मैक्सिमम सक्शन किया जा सकता है एंडोट्रेकियल ट्यूब के साथ। बाकी जो सभी ट्यूब्स हैं उनके साथ 10 सेकंड मैक्सिमम। मैक्सिमम टाइम क्या है? मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप 10 सेकंड सक्शन कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शन 10 सेकंड यहाँ पे सक्शन कर सकते हैं, लेकिन ईटी ट्यूब के साथ आप यहाँ पे 10 से 15 सेकंड तक सक्शन करते हैं। सक्शन से पहले क्या होता है? बिफोर सक्शन हाइपर ऑक्सीजनेटेड पेशेंट, हाइपर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेशन ऑफ पेशेंट बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर सक्शन एंड आफ्टर सक्शन। कि सक्शन से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है और आफ्टर सक्शन के बाद भी पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है। तो ये बात हो गई कि जब पेशेंट के अंदर ARDS होता है तो उस कंडीशन को अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला ए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ chronic obstructive pulmonary disease COPD, which intervention for airway management should you delegate to a nursing assistant? कि एक क्रोनिक COPD का पेशेंट है जिसका आप इंटरवेंशन नर्सिंग एयरवे मैनेजमेंट के लिए आप इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो कौन सा जो एक्शन है वो आप नर्सिंग असिस्टेंट को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब होता है सौंपना, एक तरह से कि ये वर्क उसको असाइन कर सकते हैं। असाइन ये काम जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो कर सकता है। ऑप्शन डी की बात करें अपन, अस्कल्टेशन ऑफ ब्रीथ साउंड एवरी 4 आवर, ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कर ओनली रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा किया जाता है। नर्सिंग असिस्टेंट इस कार्य को करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, एक तरह से अपन बोल सकते हैं। टीचिंग द पेशेंट टू यूज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, तो ये भी नर्सिंग असिस्टेंट नहीं कर सकता, ये भी लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स या फिर रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा, क्योंकि एक स्किल बेस्ड फंक्शन है। इसके अंदर स्किल होना चाहिए, आपको खुद को यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे इंसेंटिव स्पायरोमेट्री यूज करते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी की बात, इंस्ट्रक्टिंग द पेशेंट टू कफ इफेक्टिवली, कि पेशेंट को कैसे कफ करना है इफेक्टिवली, वो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये भी नर्सिंग असिस्टेंट इस कार्य को नहीं कर सकता। ऑप्शन बचा है ए, असिस्टिंग द पेशेंट टू सिट अप ऑन द साइड ऑफ बेड्स, कि पेशेंट को अगर COPD हो रहा है और एयरवे मैनेजमेंट करना है, तो जो नर्सिंग असिस्टेंट वो सिर्फ पेशेंट को बेड साइड वहां पे सिट कर सकता है, बैठा सकता है, इस कार्य में उसकी हेल्प कर सकता है। बाकी जो इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा उसको पहले से दिए जा चुके होते हैं। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ स्लीप एपनिया हैज ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ स्लीप deprivation related to disturbed sleep cycle, which action should you delegate to the nursing assistant? कि एक पेशेंट है जो कि डायग्नोस हुआ है कि उसको स्लीप एपनिया है, सोते सोते उसका जो रेस्पिरेशन है वो सीज हो जाता है, रिलेटेड टू डिप्रीवेशन स्लीप साइकिल, उसका साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड है। विच एक्शन शुड यू डेलीगेट टू नर्सिंग असिस्टेंट, इनमें से कौन सा एक्शन है वो आप नर्सिंग असिस्टेंट को आप सौंप सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी है यहाँ पे, ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर मोडाफिनिल टू प्रमोट डे टाइम वैकफुलनेस, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन काम होते हैं वो ओनली ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है ओनली रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा किए जाते हैं, तो ये काम आप नर्सिंग असिस्टेंट को नहीं सौंप सकते। रिमाइंड द पेशेंट टू स्लीप ऑन हिज साइड इंस्टेंट ऑफ हिज बैक,
इस ऑप्शन की अपन बाद में बात करते हैं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, टीच द पेशेंट हाउ टू सेट अप द बाईपैप मशीन बिफोर स्लीपिंग। कि पेशेंट को नर्सिंग असिस्टेंट वो पेशेंट को समझाएगा कि जो आपके सोने से पहले जो बाईपैप मशीन है उसके कैसे सेटिंग, उसको कैसा सेटअप करना है। तो ये भी नर्सिंग असिस्टेंट का यहाँ पे काम नहीं है। ऑप्शन ए है डिस्कस वेट लॉस स्ट्रेटेजीज विथ एज सच एज डाइट एंड एक्सरसाइज विद द पेशेंट। कि पेशेंट के साथ वेट लॉस की जो योजना है वो अपन जो डिस्कस करेगा नर्सिंग असिस्टेंट एक्सरसाइज और डाइट को लेके। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट रॉन्ग ए ऑप्शन है वो भी यहाँ पे रॉन्ग जाएगा। ऑप्शन बचा सी, ऑप्शन सी जाएगा राइट। रिमाइंड द पेशेंट टू स्लीप ऑन हिज साइड इंस्टेंट ऑफ हिज बैक। कि पेशेंट को कैसे सोना है, कि नर्सिंग असिस्टेंट को है वो पेशेंट को याद दिलाना है कि उसको बैक के साइड नहीं सोना है, मतलब बैक साइड नहीं सोना है, मतलब सुपाइन पोजीशन के अंदर वहां पे पेशेंट को नहीं सोना है, उसको साइड लाइन पोजीशन के अंदर सोना है। ये नर्सिंग असिस्टेंट पेशेंट को वहां पे बता सकता है साइड लाइन पोजीशन। इससे उसकी एपनिया की जो कंडीशन है वो यहाँ पे रिकवर भी थोड़ा हेल्प, ये थोड़ी देर थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे रिमूवल हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आफ्टर ए चेंज ऑफ शिफ्ट you are assigned to care for the following patient, which patient should you assess first। कि आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप ड्यूटी में गए हैं वार्ड या आईसीयू में, तो आपकी जो शिफ्ट है वो चेंज हुई, आपने हैंड ओवर ले लिया और आपको ये 4 पेशेंट मिले हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से पेशेंट को आप सबसे पहले असेसमेंट करेंगे या फिर पेशेंट को आप डील करेंगे, मैनेज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, ए 60 ऑप्शन ए की बात, एक 60-year-old पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर फॉर whom a sterile sputum specimen must be sent to the लैब। एक पेशेंट 60 साल का है, वेंटिलेटर पे है, उसका जो स्टाइल स्पूटम स्पेसिमेन है वो लैब के अंदर भेजना है। तो आप इस पेशेंट को सबसे पहले असेस करेंगे। तो इसके अंदर इमरजेंसी वाले ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी की अपन बात करें, ऑप्शन बी ए 55-year-old पेशेंट with COPD and the pulse oximeter reading from previous shift of 90% saturation। कि COPD का पेशेंट है और 90% यहाँ पे सेचुरेशन है, एज यहाँ पे 55% 50 ईयर है और 90% SpO2 है, 90% SpO2 है। तो यहाँ पे कोई ये सीरियस बात नहीं है कि COPD का पेशेंट है उसके अंदर 88 से लेकर 92 तक यहाँ पे जो SpO2 वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, नॉर्मल कंसिडर्ड। इसके अंदर ओ वाली बात नहीं है कि सीओपीडी का पेशेंट के अंदर नॉर्मल सेचुरेशन है वो इतना ही पाने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे चला गया रॉन्ग। ऑप्शन सी की बात करें, इस 70-year-old विथ न्यूमोनिया हु नीड टू बी स्टार्टेड ऑन इंट्रावेनस आईवी एंटीबायोटिक। एक पेशेंट है 70 साल का है, न्यूमोनिया के साथ है, जिसको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। तो आप सबसे पहले ये इस पेशेंट को डील करेंगे, ऐसा इसके अंदर कुछ नहीं है। एंटीबायोटिक अगर आप 15-20 मिनट या 1 घंटे लेट हो गए तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीरियसनेस यहाँ पे नहीं है। तो ये आंसर भी यहाँ पे रॉन्ग जाएगा। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी रॉन्ग है, तो एक ही ऑप्शन बताया यहाँ पे डी। डी ऑप्शन पढ़ लेते। ए 50-year-old पेशेंट with asthma who complain of shortness of breath after using bronchodilator। कि पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है, यहाँ पे बात करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा अस्थमा पेशेंट है और इसको कंप्लेन हो रही है एसओपी। एसओपी की कंप्लेन अस्थमा के अंदर नॉर्मल है, लेकिन ये कब हो रही है, आफ्टर यूजिंग ब्रोंकोडायलेटर। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर ही होती है, ब्रोंको ब्रोंकोडायलेटरी है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे ये पेशेंट को यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कंप्लेन फील हो रही है। तो ये बहुत ही सीरियसनेस है, सीवियर सीवियर केस है ये। तो इस पेशेंट को वहां पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, इस पेशेंट को आपको सबसे पहले असेसमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ कि ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद भी यहाँ पेशेंट को यहाँ पे एसओबी है। तो यहाँ पे हो गया इसका ओवरडोज हो गई, या फिर इसके अंदर ओवरडोज मतलब इसके अंदर
डोज की जो टॉलरेंस पावर है वो इंक्रीज हो गई, पावर टॉलरेंस पावर यहाँ पे बढ़ गई है कि उस ड्रग से वो कम काम कर रही है, रेसिस्ट हो गई एक तरह से, रेसिस्टेंस, वो ड्रग काम नहीं कर पा रही। यहाँ पे अपन बात करें इसके अंदर अस्थमा के अंदर क्या, ब्रोंकोडायलेटर के अंदर क्या यूज किया जाता है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं, एक लाबा और एक साबा। लावा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये इसके अंदर यहाँ पे यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपन। After the respiratory therapist performs suctioning on a patient who is intubated, the nursing assistant measure vital sign for the patient. Which vital sign values should the nursing assistant report to the registered nurse immediately? कि एक जो सक्शन करने के बाद एक पेशेंट है जो इंटुबेटेड है, उसके ट्यूब्स लगी हुई हैं, एटी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब अपन बोल सकते हैं, तो नर्सिंग असिस्टेंट वाइटल साइन मेजर कर रहा है, तो इनमें से कौन सा वाइटल साइन वैल्यू है जिससे जो नर्सिंग असिस्टेंट है वो रजिस्टर्ड नर्स को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा। जैसे आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं वैसे नर्सिंग असिस्टेंट रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर को वहां पे रिपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वन बाय वन। ऑप्शन ए है हार्ट रेट ऑफ 98 बीट पर मिनट। हार्ट रेट ये यहाँ पे नॉर्मल है, 60 टू 100 बीट पर मिनट, वो जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल मानी जाती है। और अगर 60 से बिलो 60 है तो यहाँ पे होता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। अगर ग्रेटर देन 100 है तो यहाँ पे बोला जाता है टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया। ये कंडीशन यहाँ पे हार्ट रेट नॉर्मल है। बी की ऑप्शन की बात करें, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 24 ब्रीथ पर मिनट, तो यहाँ पे भी ये भी नॉर्मल, यहाँ पे भी ये रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 20 से 24 है जो ब्रीथ पर मिनट है, रेस्पिरेशन रेट वो नॉर्मल यहाँ पे मानी जाती है, नॉर्मल 20 से 24 यहाँ पे नॉर्मल मानी जाती है। ऑप्शन सी की अपन बात करें तो यहाँ पे रिपोर्ट करने की, नर्सिंग असिस्टेंट को रजिस्टर्ड नर्स को इमीडिएटली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है, लेकिन इतना नहीं है कि इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़े। ऑप्शन सी की अपन बात करें, ब्लड प्रेशर ऑफ 168 टू 90 mmHg, यहाँ पे ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं कि पेशेंट हाइपरवोलेमिया के अंदर हो सकता है, या फिर पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम पहले से हो, तो इसके अंदर इमीडिएटली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बचा है डी, टेम्परिंग टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। टेम्परिंग जो कोर टेम्परेचर है इसको बोला जाता है कोर टेम्परेचर, CORE टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर मतलब इनर साइड बॉडी, इनर साइड टेम्परेचर। तो ये क्या है कि पेशेंट के अंदर फीवर है, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन यहाँ पे अगर हो गया है और पेशेंट इंटुबेटेड और है, तो यहाँ पे अदर अदर प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। तो जल्दी से जल्दी जो है जो टेम्परेचर है, जो इन्फेक्शन है, यहाँ पे इसको मैनेज किया जाएगा, एस हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक इश्यू है कि इन्फेक्शन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंट्रोल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द चार्ज नर्स इज मेकिंग असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट, which patient should be assigned to the fairly new nurse 6 month experience pulled from the surgical unit to the medical unit, कि जो आपकी जो
वार्ड की इंचार्ज मैडम है, वार्ड इंचार्ज। वार्ड इंचार्ज मैडम क्या करती है कि नर्स जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए है वो असाइनमेंट, पेशेंट का असाइनमेंट बना रही है कि इस स्टाफ को ये 1 नंबर बेड से लेके 5 नंबर बेड के पेशेंट दिए जाएंगे। तो इसके अंदर है कि एक जो नर्स है जो 6 मंथ न्यू है लेकिन 6 मंथ का उसके पास एक्सपीरियंस है और वो सर्जिकल यूनिट से मेडिकल यूनिट के अंदर आई है। तो इस नर्स को कौन सा पेशेंट यहाँ पे इंचार्ज नर्स के द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी की बात करें अपन, ए 69 ईयर ओल्ड विथ सीओपीडी हु इज वेंटिलेटर सपोर्ट। एक 69 ईयर का ओल्ड पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट और वेंटिलेटर पे डिपेंड है, मतलब उसको वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो इसके लिए बहुत हाई स्किल की जरूरत होती है। तो ये न्यू न्यू नर्स को ये पेशेंट असाइन नहीं करेगी वो। इसके अलावा अपन बात करते हैं ऑप्शन ए की, ए 58 ईयर ओल्ड ऑन एयरबोर्न परक्यूशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की पेशेंट है, 58 साल की है और एयरबोर्न परक्यूशन उसको टीबी से बचाना है। तो ये भी एक हाईली स्किल काम है कि उसको परक्यूशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होगा, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कैसे बचाव करना है उस पेशेंट को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो 6 मंथ की जो नर्सिंग ऑफिसर है उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हाई स्किल या फिर हाईली एक्सपीरियंस्ड नर्स की यहाँ पे आवश्यकता होने वाली है। ऑप्शन बी की बात करें, ए 68 ईयर ओल्ड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोप्सी। कि 68 ईयर का ओल्ड पेशेंट है जो तुरंत अभी ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करके पेशेंट लौटा है। तो ब्रोंकोस्कोपी की वजह से यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कैसे मैनेज करने हैं, एसओबी वगैरह। यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी हुआ है तो चांस ऑफ ब्लीडिंग भी है। यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स वगैरह भी यहाँ पे पेशेंट नर्सिंग ऑफिसर को देखना है। तो इसके लिए भी अपन बोल सकते हैं कि हाईली स्किल नर्स की यहाँ पे आवश्यकता है, हाईली एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस नर्स की आवश्यकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे बचा है सी, ए 72 ईयर ओल्ड हु नीड टीचिंग अबाउट द यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। तो इसके अंदर ये जो न्यू वाली 6 मंथ एक्सपीरियंस वाली नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, उसको ये जो काम है ये असाइन किया जा सकता है कि आप पेशेंट को बताओ कि जो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है उसका यूज कैसे करना है। 72 ईयर का ओल्ड पेशेंट है उसको ये बताना है, उसको वो पेशेंट असाइन कर दिया जाएगा। न्यू नर्स है तो आपको ये प्रायोरिटी बेसिस क्वेश्चंस है, आपको अच्छे से डील करना है एग्जाम के अंदर। आप इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी आंसर रॉन्ग आंसर हो और वहां पे राइट करके आ जाते हो, जिससे आपके नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है और आप कट ऑफ लिस्ट है बाहर हो जाते हो, सिलेक्शन लिस्ट है आप बाहर हो जाते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए हाई प्रेशर alarm on a patient ventilator goes off when you enter the room to assess the patient who has ARDS. The oxygen saturation monitor read 87% and patient is struggling to sit up. Which action should you take next? क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि एक हाई प्रेशर अलार्म बजा है, जो पेशेंट वेंटिलेटर ऑफ हो गया है, आप रूम के अंदर एंटर किए हैं और पेशेंट था वो ARDS का था, ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो मॉनिटर पे 86% दिखा रहा है, पेशेंट स्ट्रगलिंग कर रहा है बैठने के लिए। तो आपका जो नेक्स्ट एक्शन है वो कौन सा यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन ऑप्शन डी की बात करें, इंसर्ट एन ओरल एयरवे टू प्रिवेंट पेशेंट बाइटिंग ऑन द एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो यहाँ पे अपन पेशेंट के अंदर ओरल एयरवे से ट्यूब को प्रिवेंट करेंगे एंडो के। तो यहाँ पे इंसर्ट ओरल एयरवे यहाँ पे नहीं करना है। ऑप्शन सी की बात करें अपन, इंक्रीज द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन ऑन द वेंटिलेटर टू 100% इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर एंडोट्रेकियल सक्शनिंग। तो ये भी यहाँ पे नहीं करना है।
ऑप्शन ए की बात करें, रीअश्योरिंग द पेशेंट दैट वेंटिलेटर विल डू वर्क ऑफ ब्रीथिंग फॉर हिम। ये भी नहीं करना, वेंटिलेटर काम अच्छे से नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, मैनुअली वेंटिलेट द पेशेंट व्हाइल असेसिंग पॉसिबल रीजन फॉर द हाई प्रेशर अलार्म। कि पेशेंट को मैनुअली वेंटिलेट करेंगे जब तक कि आप असेस नहीं कर लेते रीजन के, जो हाई प्रेशर अलार्म जो बजा है उसका क्या रीजन है, तब तक आप मैनुअली पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। यहाँ पे राइट आंसर जाने वाला है बी, ऑप्शन बी। अगर हाई हाई प्रेशर वगैरह की बात करें वेंटिलेटर, तो यहाँ पे होल्ड हाई प्रेशर अलार्म होता है जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन की ट्यूब के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। और लो लो अलार्म की, लो प्रेशर अलार्म की अगर बात करें, लो प्रेशर अलार्म, यहाँ पे डी फोर डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे ट्यूब। इस तरह से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि होल्ड फॉर हाई प्रेशर अलार्म दे रहा है वेंटिलेटर, तो समझ सकते हो कि ट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आया है। और लो प्रेशर अलार्म है तो मतलब कि जो ट्यूब्स है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। तो इस तरह से आप वेंटिलेटर की जो अलार्म्स है उनको आप रीड कर सकते हैं, उनको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करें कि द नर्सिंग असिस्टेंट टेल यू that a patient who is receiving oxygen at flow rate 6 liter per minute by nasal cannula is complaining of nasal pressure discomfort. What intervention should you suggest to improve the patient's comfort for this problem? कि आपको नर्सिंग असिस्टेंट आके बताता है कि एक पेशेंट है, ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन नेजल कैनुला से, उसकी फ्लो रेट है वो 6 लीटर, ऑक्सीजन जो रेट है यहाँ पे 6 लीटर पर मिनट यहाँ पे रहने वाले हैं। नेजल नेजल कैनुला से ऑक्सीजन ले रहा है, फ्लो रेट यहाँ पे 6 लीटर पर मिनट। और पेशेंट वो कंप्लेनिंग कर रहा है नेजल पेसेज डिस्कम्फर्ट, जो उसका नेजल पेसेज है जहां से एयर जा रही है बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, वो क्या है, नेजल पेसेज वो क्या है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट। व्हाट इंटरवेंशन शुड यू सजेस्ट टू इम्प्रूव द पेशेंट कंफर्ट फॉर दिस प्रॉब्लम? कि आप इस जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको आप कैसे रिलीव करोगे। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी है सजेस्ट दैट द पेशेंट सिट अप इन ए चेयर एट द बेड साइड। क्या बैठने से नाक के अंदर का डिस्कम्फर्ट सही थोड़ी हो जाएगा, उसको रेस्ट, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सांस लेने के अंदर अगर डिस्कम्फर्ट होता तो सिटिंग पोजीशन के अंदर जरूर उसको रिलीफ मिल जाता, कंफर्ट मिल जाता। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि पेशेंट को नेजल जो पैसेज वे उसके अंदर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होने वाला है, रॉन्ग होने वाला है। सजेस्ट दैट द पेशेंट बी प्रोवाइडेड विथ एन एक्स्ट्रा पिलो। एक्स्ट्रा पिलो देने से नाक का या फिर रेस्पिरेटरी पैसेज वे के अंदर डिस्कम्फर्ट यहाँ पे कम नहीं होने वाला है। यहाँ पे बी ऑप्शन भी यहाँ पे रॉन्ग जाने वाला है। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी देखते हैं, सजेस्ट दैट ए सिंपल फेस मास्क बी यूज इंस्टेंट ऑफ ए नेजल कैनुला। नेजल कैनुला की जगह पर सिंपल फेस मास्क है वो यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर डिस्कम्फर्ट फिर भी रिलीव नहीं होने वाला है। बात करते हैं अपन, एक ऑप्शन है कि सजेस्ट दैट द पेशेंट्स ऑक्सीजन बी ह्यूमिडिफाइड। कि पेशेंट के अंदर ह्यूमिडिफाइड करना है, जो ह्यूमिडिफायर होता है उसके अंदर वाटर डालते हैं। यहाँ पे 6 लीटर से ज्यादा अगर चल रहा है, ग्रेटर देन, यहाँ पे डिस ड्राई जो म्यूकोसा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी पैसेज वे की, ड्राई म्यूकोसा ड्राई म्यूकोसा हो सकता है, तो वहां पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिस्कम्फर्ट कि ड्राई एयर जा रही है वहां पे, फ्लो रेट यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, 6 लीटर पर मिनट है, तो अगर 4 लीटर से ज्यादा रहती है तो ह्यूमिडिफायर ऑक्सीजन देनी चाहिए। नीड टू ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ह्यूमिडिफाइड करेंगे, और बाकी कोई भी जो एक्शन है वो इस कंडीशन को यहाँ पे राइट नहीं कर पाएगा, ये कंफर्ट नहीं कर पाएगा।
तो ऐसे सभी क्वेश्चंस के लिए आप ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हेन ए पेशेंट विथ टीबी इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डिस्चार्ज, एक पेशेंट है टीबी का है और डिस्चार्ज के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग, एक टीबी का पेशेंट है जो कि छुट्टी लेके घर जा रहा है, घर जाने से पहले वो एक पेशेंट स्टेटमेंट देता है, इनके अंदर कौन सा बात ऐसी है कि पेशेंट को दोबारा वो बात समझाने की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट कौन सी बात बोल रहा है, ऐसे कौन सी बात बोल रहा है कि पेशेंट को दोबारा से समझाना पड़ेगा कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। ऑप्शन डी की बात करें, आई विल चेंज माई डाइट टू इंक्लूड मोर फूड रिच इन आयरन प्रोटीन एंड विटामिन सी, ये यहाँ पे राइट, ये यहाँ पे राइट है, लेकिन इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। ये बात वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है। तो ये दोबारा क्यों समझाएंगे, तो यहाँ ये बात दोबारा नहीं समझाएंगे। टीबी के पेशेंट के अंदर आयरन प्रोटीन और विटामिन सी, प्रोटीन बैक्टीरिया बैक्टीरिया प्रोटीन खाता है, तो जो प्रोटीन उसके अंदर बॉडी के अंदर कम हुआ था पेशेंट के अंदर, तो वो प्रोटीन की रिकवरी के लिए वो प्रोटीन लेगा। विटामिन सी है वो एंटी इन्फेक्टिव इन्फेक्शियस विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है, तो ये लेना ही लेना है जिससे उसके अंदर कोई भी अदर जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो। साथ में ये वुंड हीलिंग वगैरह के अंदर भी यहाँ काम करता है। ऑप्शन सी की बात करें, आई विल कवर माई माउथ एंड नोज व्हेन आई स्नीज और कफ एंड पुट माई यूज टिश्यू इन ए प्लास्टिक बैग, कि मैं मेरे नाक और मुंह को छींकते और कफिंग करते टाइम मुंह पे रखूंगा, नाक पे रखूंगा, और जो भी जो टिश्यू है जो मैंने यूज किया उसको प्लास्टिक बैग के अंदर यूज करूंगा। तो ये पेशेंट सही बोल रहा है, इसके अंदर पेशेंट को दोबारा से कोई भी टीचिंग देने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए की बात करें, एवरीवन इन माय फैमिली नीड टू गो एंड सी द डॉक्टर फॉर टीबी टेस्टिंग, सही है ये, पेशेंट ये बात भी सही बोला है, तो पेशेंट को दोबारा पढ़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कि इसको सेकंड पेशेंट जो पेशेंट की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो पेशेंट के पास में रहे तो उनको भी हो सकता है कि सेकंड जिसको बोला सेकेंडरी टीबी हो सकता है उनको। तो इस तरह से ये चार ऑप्शन पेशेंट सही बोल रहा है। आई विल कंटिन्यू टू टेक माई आइसोनियाजिड अंटिल आई एम फीलिंग कंप्लीटली वेल, कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं मेरी जो आइसोनियाजिड जो एंटी ट्यूबर फर्स्ट ड्रग लाइन की ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड है वो लेता रहूंगा। तो ऐसा नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करनी है। ये आइसोनियाजिड है वो 6 मंथ तक यहाँ पे यूज की जाती है। आइसो यूज 6 मंथ, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मोन्टक टेस्ट और गोल्ड पॉजिटिव मोन्टक टेस्ट हो तो उसके अंदर 6 से 9 मंथ तक यूज की जा सकती है। जो आइसोनियाजिड होती है वो नेफ्रोटॉक्सिक नेफ्रोटॉक्सिक उसमें हेपेटोटॉक्सिक भी होती है, तो टॉक्सिक होती है। विटामिन B6 की कमी करती है, विटामिन B6 डिक्रीज करेगी। इसके लिए इसके साथ जिसको विटामिन B6 पायरोडोक्सिन बोला जाता है, पायरोडोक्सिन साइंटिफिक नेम पायरोडोक्सिन, तो इसको विटामिन B6 के साथ लेना होता है। विटामिन B6 के साथ यहाँ पे आइसोनियाजिड टैबलेट को लेना होता है। ये नर्व को डैमेज करती है। इस तरह से इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। व्हाट्सएप फॉर पीडीएफ, इस पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझने में फोकस करना है। थैंक यू मेस्टर्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।